अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेम में हमें ज्वाइन किया है इंडिया से कर्नल दानवीर सिंह ने। आप सब उनको जानते हैं। सर का एक यूट्यूब चैनल भी है और इसके अलावा टीवी पे भी हम उनको सुनते हैं और बहुत कुछ डिफेंस के मामले में उनसे सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। और जी, पाकिस्तान से आप सबके जाने पहचाने कमर चीमा साहब हैं। कमर चीमा साहब का भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है और जिस पे वो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसके ऊपर बात करते हैं। और बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने ज्वाइन किया। जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कर्नल दानवीर आपकी तरफ चलूंगी। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो क्लैशेस चल रहे थे फ़लस्तीन के और उसके साथ आपको मालूम है कि इसराइल का जो इशू चला था, तो उस पे इंडिया का क्या स्टैंड है? और पहले तो हमने सुना था, मुझे नहीं पता सही है या गलत, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ही है कि फ़लस्तीन के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे इंडिया के। और अभी एकदम से हम देखते हैं कि सब लोग जो हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे आप लोग जो है वो इसराइल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमास और इसको आप किस तरह लेते हैं इसराइल को? देखिए, इज़राइल को अगर हम 48 से देखें तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने भी यहूदी अ, बैरूनी मुल्कों से आए हैं इज़राइल में, फ़िलिस्तीन में, वो वापस जाएं और फ़िलिस्तीनियों को अपना इलाका वापस मिलना चाहिए और फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन ही रहना चाहिए, इज़राइल नहीं रहना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने 1948 में कहा था। लेकिन तब से लेके अभी तक बहुत कुछ बदलाव हो गया है और इस बार भी जिस चीज़ को आप रेफ़र कर रहे हैं कि इंडिया के लोग जो है वो इज़राइल की ज़्यादा तरफदारी कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फ़िलिस्तीनियों की मुखालफत भी नहीं कर रहे थे। उन इंडियंस ने डिफरेंशिएट कर दिया बिटवीन फ़िलिस्तीन इशू एंड हमास। अब फ़िलिस्तीन के अंदर भी 2 डिवीज़न हैं। जो वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन अथॉरिटी वाले जो इलाके हैं, वहाँ के फ़िलिस्तीनी चाहते हैं ऑफ़िशियली कि पीसफुल प्रोसेस से रेजोल्यूशन हो और हमास जो कि गाजा में काबिज है, वो ऑफिशियल उनका स्टैंड है कि हम मिलिट्री मीन से अपना पॉलिटिकल गोल हासिल करेंगे। तो दोनों 2 फिलिस्तीन के हिस्से हैं और दोनों में अलग अलग पॉलिटिकल एम एक है, लेकिन उसको हासिल करने के तरीके अलग अलग हैं। इंडिया में इस बार देखा गया कि जब इसराइल ने अलास्का मॉस्क में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करी, तो उसके लिए बहुत बड़ा आउटरीच हो गया पूरी दुनिया में। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर एयरफोर्स से रेड किया उसी दौरान, उसके बारे में किसी ने चू नहीं करी। वहां भी यमनी मारे गए, वो भी मुसलमान ही थे। अफगानिस्तान में 200 लोग मार दिए रमजान के टाइम में, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी। तो आजकल सोशल मीडिया के टाइम में देखिए, पहले तो गवर्नमेंट जो बोलती थी लोग आंख बंद करके मान लेते थे, जो रेडियो पे आया, टीवी पे आया, वही सही है। लेकिन अब सोशल मीडिया के टाइम में लोग सवाल पूछते हैं कि अफगानिस्तान का मुसलमान अलग है, यमन का मुसलमान अलग है और फिलिस्तीन का मुसलमान बिल्कुल अलग है, जहां पे एक भी नहीं मरा था। 300 के करीब लोग जख्मी हुए थे उस पुलिस कार्रवाई में। और इसका फायदा उठा के हमास ने 4,500 रॉकेट इसराइल के ऊपर फेंक दिए। अब आप बताइए कि जब हमने बालाकोट में कार्रवाई करी तो आपने भी कार्रवाई करी थी ना, और आपका वो हक बनता था कि भाई अगर इंडिया ने नॉर्म को तोड़ा है तो हम उसका जवाब देंगे, आपका बिल्कुल हक है। और किसी ने आपकी कोई बुराई नहीं करी। इन नोबडी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी सेड कि यार आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो आपका हक बनता था। तो इसी तरीके से अगर हमारा 4,500 रॉकेट किसी मुल्क पर डाल देगा तो उसका हक बनता है रिटेलिएट करने का। अब जब रिटेलिएशन हुआ है उसमें तकरीबन 300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये बिल्कुल सैड है और मेरे ख्याल से कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो इस चीज की हिमायत करता होगी, यार ये बहुत अच्छा हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जहां तक ऑफिशियल स्टैंड है, जो इंडिया के जो सफीर यूनाइटेड नेशंस में है, उन्होंने यही बोला कि गाजा के ऊपर हमले बंद होने चाहिए और इसराइल के ऊपर भी हमले बंद होने चाहिए और सीज फायर होना चाहिए, मिलजुल के बैठ के बात होनी चाहिए। हमारे फिलिस्तीन के साथ में अच्छे रिलेशनशिप हैं।
यासिर अराफात के टाइम से लेके आज तक अच्छे रिलेशनशिप हैं। और नरेंद्र मोदी भी जब गए थे तो रमल्ला का उन्होंने ट्रिप बनाया था। तो एक तरफ इजराइल है, इजराइल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत सारे अरब ममालिक भी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो एक रियलिटी है। लेकिन अब हम लोग डिस्टिंग्विश करने लगे हैं, डिफरेंशिएट करने लगे हैं बिटवीन द करेक्ट पॉलिटिकल पाथ एंड टेररिज्म। हम हमास की एक्टिविटी को फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल नहीं मानते हैं, हम लोग उसको टेररिज्म मानते हैं। और इसीलिए आपने ट्विटर पे खास तौर से देखा होगा, इंडियंस जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे। वो बेसिकली टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे, और वो टेररिज्म हमें लगता है कि वो हमास की तरफ से फैलाया गया। बिल्कुल जी। चीमा साहब, आप समझते हैं कि ये वाकई में ये हमास की तरफ से टेररिज्म फैलाई गई थी, या आपको लग रहा है कि नहीं, गलत बता रहे हैं कर्नल साहब, और ये बात कुछ और है, और इसराइल और उनका क्लैश जो है वो टेरिटरी के ऊपर है, उसमें कोई टेररिज्म की बात नहीं है? देखिए, ये हमास जो है वो बाय प्रोडक्ट है ऑफ द एनवायरनमेंट विच वाज क्रिएटेड बाय द इजराइलीज। वो कोई हमास पहले दिन से तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना, ठीक है। जिस तरह कश्मीर के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो को पहले दिन से तो नहीं वहां पे बैठे हुए ना, वो तो एक माहौल बना, उस माहौल में ये लोग आए और बने। जब पैलेस्टीन अथॉरिटी कुछ नहीं कर पाई तो उन्होंने कहा जी ठीक है अब हमास करेगी। तो लोग हैं, यंग लोग हैं, उनका दिल खून खौलता है कि भाई हमारी टेरिटरी है, हमें हकूक नहीं मिल रहे, हमें सब्जुगेट किया गया। तो ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। क्योंकि ये इस तरह की जो सिचुएशन है, जो डिस्प्यूट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये इस्लामिक स्टेट्स के अंदर है। तो हमें जो है वो, और फिर अबव ऑल वो एक कॉन्सेप्ट है हमारा जिहाद का है। पर हमें जो है वो नॉर्मली एक वो बना दिया जाता है कि भाई ये लोग जो है ना, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एवर इज हैपनिंग। ये टेररिज्म है, ये 9/11 के बाद देखें क्या हुआ, और ये दहशतगर्द हैं। हमास को अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, बहुत सारे मुल्कों ने दहशतगर्द करार दे दिया। अब वो दहशतगर्द हैं। एक ग्रुप को कहा जी कि ठीक है ये जो है ना ये लेजिटिमेट पार्टनर है, इनके साथ हम काम करेंगे। पब्लिक परसेप्शन किसके साथ है, ये एक और सिचुएशन। मुझे जो मैं एज ए सिटीजन और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो चीज समझता हूँ ना, मैं समझता हूँ कि ये जितनी एफर्ट, ये जो कुछ हो रहा है ना हमास, फलस्तीन, इसराइल में, ये सारा कुछ बंद हो जाना चाहिए। मुसलमानों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये फलस्तीनियों का ना हक खून ना बहे। ये जो खून बह रहा है ना फलस्तीनियों का, ये रायगां जाना है, इसका कोई फायदा नहीं है। अभी हालात बदल गए हैं, मामलात बदल गए हैं। आप आराम से बैठे, इनके साथ कोई सोल्यूशन निकालें और उसके तहत रहना शुरू करें। वो रोजाना कोई ना देखे ना, अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कह रहा है कि हम इसराइल को असला देंगे और जो फलस्तीन है उसको हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे। ना उनके पास वेपन है, ना लड़ सकते हैं। इसराइल का जब दिल करता है मारता है, बिल्डिंग्स गिरा देता है, तोड़ देता है, फिर वो उनको इतने साल लगते हैं बनाने में। ये क्या स्ट्रगल हो रही है? इसके ऊपर ये जो दो नंबरी जो मुसलमान लीडर्स की है और उस मुस्लिम उम्मा की है, ये बंद होनी चाहिए और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए, जिस रास्ते में हम ये फैसला कर सकें कि ये जो फलस्तीन है इसको जो इसराइलियों को देना है इसराइलियों को दें, जो फलस्तीनियों को, मुसलमानों को देना है वो रखें, ताकि वंस फॉर ऑल ये इश्यू खत्म हो जाए। इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा सिवाय इसके कि मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या निकला उसके बाद? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए थे, क्या हुआ? जब इसराइलियों का दिल किया उन्होंने बंद कर दिए हमले करने, जब उनका दिल था उन्होंने मारा। ना उनको कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सकता है। ये क्या हम लोगों ने रोजाना की जो एक माहौल बनाया हुआ है, ज्यादती हो रही है उधर उनके साथ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं फलस्तीनियों की इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में उनकी, अगर हम उनके लिए एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल सोल्यूशन दे सकें। और जब सारी दुनिया कह रही है टू स्टेट सोल्यूशन, तो क्यों ना वो सोल्यूशन निकाल लिया जाए और फलस्तीनियों की जिंदगियां भी आसान कर दी जाए। जी नहीं, आप जी कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं चीमा साहब से पूरी तरह सहमत हूँ जो उन्होंने बात करी है। इनफैक्ट टू नेशन थ्योरी वहां पे लगी हुई है। 1947 में यूनाइटेड नेशंस का जो मसौदा तैयार हुआ था उसमें यही था कि जो यहूद मेजॉरिटी है वो इजराइल होगी, और जो फिलिस्तीन मेजॉरिटी इलाके हैं वो फिलिस्तीन कहलाए जाएंगे।
और जेरूसलम, जहां पर क्रिश्चियन, जूज और मुस्लिम्स, इन तीनों के लिए बहुत ही मुकद्दस जगहें हैं, यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस हैं, इसको इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दिया जाएगा जैसे वेटिकन का है। ये ना इजराइल के कब्जे में होगी ना फिलिस्तीन के कब्जे में होगी, ये इंटरनेशनल सिटी होगी जिसकी अपनी गवर्निंग बॉडी होगी और इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये वाला सोल्यूशन शुरू में 1947 में अरब्स को बिल्कुल ठीक नहीं लगा और मेरे ख्याल से ठीक लग भी नहीं सकता, क्योंकि जो फिलिस्तीन था जब अंग्रेजों के हाथ में 1920 में ये आया था, तब यहाँ पे मुसलमानों की जो आबादी थी वो 80% थी और जूस यहाँ पर 8-9% थे और या और उससे भी कम थे, शायद कम थे, 70-75% मुसलमान थे, जूस 10-11% थे और 9% आपके क्रिश्चियन थे। तो ये वहां की डेमोग्राफी थी एट द टाइम इन 1920। और आज की तारीख में ये बिल्कुल उल्टा हो गया है, 80% के करीब आपके यहूद हैं, 17% आपके मुसलमान हैं और 3% क्रिश्चियन और ड्रूज और बाकी लोग हैं। तो नेचुरली एक बहुत बड़ी जाती हुई है जिसका मुल्क है वो पूरा आपने हथिया लिया, उसकी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। इससे कोई दुनिया में कोई इनकार नहीं करता है, इसमें कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ये कहेगा कि ये बहुत अच्छा हुआ या ये अच्छा, मतलब कोई इसकी तारीफ मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा, बिकॉज नेचुरल जस्टिस यहाँ पे दिखता नहीं है। लेकिन जैसा चीमा साहब कह रहे हैं कि एक रियलिटी है, अब आप इजराइल को नहीं मिटा सकते। इजराइल को मिटाने के लिए 1948 में 6 अरब मुल्कों ने उस पर हमला किया, उसके बाद में 67 में फिर से 6-7 मुल्कों ने इकट्ठे मिलकर हमला किया। तो ये सारा वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम और पूरा सिनाई पेनिनसुला 6 दिन में इजरायलियों ने हथिया लिया। फिर यौम कपूर वॉर हुआ 1973 में, तो वो सीरिया की गोलन हाइट्स पकड़ के बैठ गया। उसके बाद 80 में लेबनान पे हमला किया, 82 में हमला किया, उसके बाद में इंतफादा हुई, फिर हमास और इजराइल के साथ में 2 बारी सीज फायर कराया गया इजिप्ट द्वारा। तो इन सारे पूरे अगर आप 1948 से लेकर आज तक अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फिलिस्तीनियों का नुकसान हुआ है। 1948 में 48% फिलिस्तीन था, अब वो घट के सिर्फ 12% रह गए और 12% के अंदर भी डिवीजन है, एक तरफ हमास का गाजा है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन अथॉरिटी का है। तो वो चीज कम होती चली जा रही है और ये एक परेशानी का सबब होना चाहिए। और अरब ममालिक भी खुश नहीं है। जॉर्डन के अंदर ब्लैक सितंबर आप पढ़िए, जब फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां पर हल्ला मचाना शुरू किया तो जॉर्डन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी। अभी भी कोई साथ में नहीं आया सिवाय बातें करने के अलावा और जुलूस निकालने के अलावा कोई साथ में नहीं खड़ा हुआ। किसी की हिम्मत नहीं है कि साथ में खड़े हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर साथ में खड़े हुए तो उनके पास तजुर्बा है 48, 67, 73 का। अब कोई नहीं खड़ा होता। तो द फैक्ट इज कि जब कोई खड़ा नहीं हो रहा है साथ में और ये सिचुएशन इसी तरीके से चल रही है, तो इसमें एग्रीमेंट में आइए, 2 नेशन थ्योरी जिसके ऊपर बात हो रही है उसको अमल में लाइए, इजराइल के ऊपर प्रेशर डालिए। अभी बात यह है कि इजराइल नहीं मान रहा 2 नेशन के लिए, अदरवाइज फिलिस्तीन अथॉरिटी तैयार है। तो ये सारी चीजें अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखनी पड़ेंगी, फिलिस्तीन के लोगों को भी देखनी पड़ेंगी, और गाजा में कितने फिलिस्तीनी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनका क्या रायशुमारी है, ये किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जिसके पास बंदूक होती है अगर वो आपके सिर पे बैठ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती चू करने की। क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर बिल्कुल ही मुख्तलिफ मौकिफ है और कुछ 100 किलोमीटर के दूरी पर गाजा में बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। तो ये सब चीजें जो है, ये सारे अरब ममालिक को और पूरी दुनिया को इकट्ठे बैठ के और टेबल के ऊपर बैठ के इसका कोई हल निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इनोसेंट लोग बेचारे मारे जाते रहेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। चीमा साहब, जितना शोर पाकिस्तान ने मचाया फ़लस्तीन के लिए, उतना किसी और इस्लामिक कंट्री को हमने नहीं देखा कि वो आगे आई हो और या उसने बात की हो। यहाँ पे तो आम लोग भी आपको पता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि जब कश्मीर की बात आती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। फॉरेन मिनिस्टर की बात से मुझे आपकी याद आया।
इसी तरह से जब फलस्तीन की बात होती है तो कहा जाता है पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। तो जब चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स की बात आती है उस वक्त पाकिस्तान लेट क्यों जाता है? खड़ा तब भी रहता है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान खड़ा नहीं रहता उस पर, लेकिन वो थोड़ा झूलता रहता है कि नहीं नहीं एंड कर लो सर एग्जांपल बड़े जबरदस्त होते, कहते झूठे लैंदा खड़ा रहता है लेकिन झूलता थोड़ा बहुत, देखें इस तरह वो इस तरह। देखिए ये एक हकीकत है, इसमें अब इसमें जो है वो हकीकत हमारे सामने है, और वो ये हकीकत है कि कश्मीर के मामले में हो या फलस्तीन के मामले में हो, प्ले करना ज्यादा आसान है। हकीकत बात है ना, चाइना के मामले में प्ले करना मुश्किल है, वहां पे बात करेंगे आगे से रिस्पॉन्स आ जाएगा, भैया ये क्या कर रहे हैं आप देखें ना ये, और फिर हमें देखें, हमने 6 किस्म की मदद लेनी होती है चीन से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बायलैटरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इकोनॉमी है, पता नहीं क्या क्या है उनके साथ। तो अब वो जारी बात है हमें सूट नहीं करता, जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ना वो हमारे दोस्त हैं, भाई ये तो कोई जवाब नहीं बनता, दोस्त हैं तो दोस्त तो अगर ज्यादा करेंगे तो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो फ्रैंकली क्योंकि हमारा एक माहौल नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम जो है वो बात करना बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स पे बात करने के लिए कोई मुल्क भी प्रॉपरली बात नहीं करता जी। क्या अमेरिका जो इसराइल ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है बात करता है उस पर? वो मानते नहीं है। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा उधर कि जी डीप पॉकेट्स का नाम लिया और वो कहा दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो उन्होंने कहा पाया ना एंटीसेमिटिज्म है, तुसी सानू जीव्स के खिलाफ तुसी पैन हथी पैन रखा। द पॉइंट इज कि मतलब एक एंकर नहीं बर्दाश्त कर रही, और वो अमेरिकी सरकार तो कहती है भाई मानते नहीं आप, जो आंखें चुरा ली हैं। मैं कनाडा का कर्नल साहब, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कनाडा की एक टीवी है जिस तरह कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसने क्या किया कि उसने ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई इसराइल के ऊपर कि फलस्तीन में क्या हुआ। अच्छा, मैं फलस्तीन के मसले का सलूशन चाहता हूं बड़े ऑनरेबल तरीके से, जो मैंने पहले बात की, लेकिन एक चीज तो हकीकत है कि कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने इसराइल की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात बिल्कुल अपने टीवी पे नहीं की, लेकिन वो जो प्रेसिडेंट ओबामा का जो कुत्ता बो था उसका जिक्र कर लिया जनाब अपनी उस टीवी में, और पता नहीं कितने घंटे उस पर ट्रांसमिशन चलती रही, और जो एथनिक क्लिंजिंग उनकी हो रही थी ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है उसको जिक्र नहीं किया। ये सबके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये इसमें छोड़ दें इस बात को। हम भी कई जगह खामोश हो जाते हैं, कई जगह बोलते हैं, तो जहां हमें सूट करता है वहां हम बोलते हैं, जहां हमें सूट नहीं करता हम वहां चुप कर जाते हैं। मैं कैनेडियंस एंड अमेरिकन की मिसाल दे रहा हूँ, यूरोपियंस की मिसाल दे रहा हूँ, अपनी चाइना के हवाले से मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया की कश्मीर के हवाले से मिसाल दे रहा हूँ। ये सबके अपनी अपनी पॉकेट्स रखी हुई हैं, और जिधर जाते हैं वो चढ़ाई कर देते हैं। अभी जो है बाकी जो ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक, उनकी भी अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नहीं कर सकते भाई इसमें। हमारी वजीर आजम तो कहता है मुझे पता नहीं मसला क्या है। अब इमेजिन कर लेना, हम तो फिर भी थोड़ा बहादुरी से दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। हम जो मर्जी बोले, किसी को क्या फर्क पड़ता है उससे। मेरे और कर्नल साहब की क्या जो है ना, वो लोग क्या कह रहे हैं की कर लिया तुसी बोल के, लेकिन अगर वजीर आजम पाकिस्तान बोलेगा नहीं हम चाइनीज से बात करेंगे, तो उन्होंने 2 मिनट में फोन आ जाना, तो पाया ना की कह रहे हो। उन्होंने फोन भी नहीं करना था, उन्होंने एक जगह से आपकी मदद विड्रॉ कर लेनी थी, आपने फिर टेबल पे बैठना था, फिर उन्होंने कहना ये देखें आप ये क्या करते हैं। तो ये चीजें हैं। सऊदीज वहां पे क्या हो रहा है, अमेरिका ने देखिए दिन दिहाड़े सऊदी अरब ने एक अपने सहाफी को इस्तांबुल के अंदर जो है वो दिन दिहाड़े उसको पिघला दिया और कुछ नहीं हुआ। और अमेरिका ने 4 दिन कहा और उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसने ट्रंप ने कहा, बाद में अभी बाइडेन आया तो उसने नहीं उसके ऊपर रिपोर्ट निकाली और जो क्राउन प्रिंस को टफ टाइम दिया। तो यहाँ पे जो अपनी मर्जी से लेंस कोई देखना चाहता है तो ये इश्यूज तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है अगर आपने ये करना है। यहाँ पे एक चीज है, फाइनेंशियली कितने पावरफुल हैं भाई, आपकी ऑटोनॉमी बड़ी मैटर करती है। आप ऑटोनोमस हैं, आप जो मर्जी स्टांस ले लें, परवाह कोई नहीं है। आपकी ऑटोनॉमी नहीं है, आपका पॉलिटिकल कैपिटल, मिलिट्री कैपिटल, सोशली पॉलिटिकली, फिर आपने देखना है फाइनेंशियली क्या सिचुएशन है। ये सारी चीजें देख के तो मामला हल होंगे। पाकिस्तान क्या करे इसमें जी।
नहीं सर, ये बड़ा वैसे आसान सा एक तरीका है कि जिस वक्त कोई सवाल उठाता है, कोई बात करता है, तो हम बहुत सारी दूसरे लोगों की एग्जांपल्स दे देते हैं कि जी वो भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं वो गलत कर रहे हैं तो उससे हम तो सही नहीं हो जाएंगे, हम भी इसका मतलब है गलत ही कर रहे हैं। ये चीज हम मानने को तैयार नहीं है। कर्नल साहब, बहुत ज्यादा इसराइल का साथ दिया इस बार, ये आपके जो सोशल मीडिया है उससे भी लगा, आपके टीवी चैनल्स से भी लगा। लेकिन जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया पे कुछ फ्लैग्स लगाए थे और डिफरेंट कंट्रीज के, और उनका शुक्रिया अदा किया था, तो उसमें इंडियन फ्लैग नहीं था। तो ऐसा आप क्या समझते हैं कि क्यों हुआ, क्यों उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया इंडिया को? देखिए, सोशल मीडिया पे लोग क्या सोच रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच रही है इससे फर्क पड़ता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा स्टांस क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल इज ए रियलिटी। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के हक जो है उनको मिलने चाहिए, और उनकी जो जगहें हैं जो ऑक्यूपाइड है बाय सेटलर्स, और जो यूनाइटेड नेशन मैंडेट के बाहर जो जूस ने जो सेटलमेंट किए हैं, लोगों को वहां पे भगाया है और ये सब किया है, ये जगहें खाली होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी स्टेटमेंट इसराइल के फेवर में और फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट में नहीं दिया है। इसीलिए वो फ्लैग भी वहां उन्होंने नहीं लगाया है। और गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो गवर्नमेंट का स्टांस है, वो गवर्नमेंट जाने। बट जो जो आप हवाला दे रही हैं टीवी चैनल और सोशल मीडिया का, वही बात होगी जो चीमा साहब कह रहे हैं कि हमने जो कहना है हम कह रहे हैं, जिसने जो समझना है समझता रहे। तो वो वही वाली बातें हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया से ये है कि लोग भी अपनी बात कहते हैं, एक जर्नल एनवायरनमेंट का फील मिलता है। अब आप वहां बैठी हैं, आपको भी इंडिया के जो जनरल एनवायरनमेंट का फील इसी ट्विटर से ही मिला कि लोग कैसे क्या सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरीके से है। और जो चीमा साहब ने बात करी पिछली बारी भी जो बात कर रहे थे कि इकोनॉमी मैटर्स, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी मैटर्स, और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो डबल स्पीक ना करता हो एज फार एज ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी हो। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और आपको दुनिया फिर आपके आगे सलाम करेगी, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछेगा, फुटबॉल बन के रह जाएंगे। कर्नल साहब, एक चीज मुझे और बताइए अब यहाँ पे कि बहुत बार हम लोगों ने खुद भी बात की है, और टीवी पे भी हर जगह, मतलब हमारे चैनल्स पे चीमा साहब ने भी, कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ये कहता रहा बीच आजकल कि हम किसी दूसरे की जंग में नहीं पड़ेंगे, जो हम पहले भुगत चुके हैं अफगानिस्तान के उसमें। तो आपको लगता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है फलस्तीन में और साथ ही इसराइल में, उसमें किसी दूसरे मुल्क को जाना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री को जाके इंटरफेयर करना चाहिए, या बिल्कुल साइड पे रहना चाहिए? भाई, आपके जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से स्पीचेस चल रही थी, एक मौलाना साहब की और एक खातून ने जो एक तकरीर करी पार्लियामेंट में, उसको देख के तो लगा कि आप लोग अभी जिहाद करने वाले हैं। और मैं तो इसका अनाउंसमेंट सुनने वाला था, प्रधान आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि भाई पाकिस्तान जिहाद में जा रहा है। और मैडम ने कहा कि मेरा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होना चाहिए। तो आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि पार्लियामेंट इज सपोज टू बी अ वेरी सीरियस प्लेस, जहाँ पे बड़े सीरियस डिस्कशन होने चाहिए। लेकिन हमें लगा कि बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है, और अब इसके बाद में पाकिस्तान जाएगा फिलिस्तीन, लेकिन वो तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो आई डोंट नो, बहरहाल। नहीं, आप समझते हैं कि जैसे अगर भारत अगर हेल्प करना चाहे तो एज अ थर्ड कंट्री जाना चाहिए? कौन जाएगा थर्ड कंट्री? भाई, सारे अरब मुल्कों ने ट्राई तो कर लिया, 48, 67, 73 ट्राई कर लिया उन्होंने। नहीं सॉरी, मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मेरा मतलब है कि अगर किसी दो कंट्रीज में कोई क्लैशेस होते हैं तो आपके ख्याल से किसी थर्ड कंट्री को इंटरफेयर करना चाहिए? भाई, अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट उसमें सर्व हो रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। सारा खेल तो नेशनल इंटरेस्ट का है ना। अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट, उन दोनों की लड़ाई से अगर नेशनल इंटरेस्ट को खतरा पड़ रहा है, तो आप पूरे इक़दाम उठाएंगे, पूरे मेजर्स लेंगे। और अगर आपको लगता है कि उसमें किसी की साइड लेके आपका नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, तो आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रोवाइडेड वहां पे नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा हो। ठीक, बिल्कुल सही। चीमा साहब, लास्ट में आपसे पूछूंगी, शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने देखा CNN पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया अपना,
तो वो काफी लोग कह रहे हैं मेच्योर तरीके से उन्होंने बात की और डीप पॉकेट और ये वो शायद समझे कि शायद पाकिस्तान के किसी चैनल पे बैठे हुए हैं या शायद वो अपने आप को मलिक रियाज या कुछ समझने लग गए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या उनकी जो बात थी वो वाकई में बहुत ज्यादा इमेच्योर थी या कि ऐसे ही बात करना चाहिए था? देखिए, अगर मैं उनकी जगह फॉरेन मिनिस्टर होता, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे अगर मैं इस तरह का माहौल बन जाए, नहीं ठीक है, अल्लाह करे क्यों ना करे, अच्छी बात है। अगर मैं उनकी नहीं जगह सर, पाकिस्तान में तबाही कभी भी आ सकती है जी। नहीं, पढ़े लिखे और चलो बहुत ही चलो सदे हुए इंसान है। मैं बता रहा हूँ, अगर चीमा साहब फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगे तो कुछ थोड़ा सा डायरेक्शन ढंग की मिलेगी, क्योंकि मैं तो हाँ काफी वीडियोस देखता हूँ, काफी सही डायरेक्शन में बात करते हैं फॉरेन रिलेशंस के मामले में। जी, मैं इसमें मैं होता ना, मैं अगर होता वहां आरजू, तो इसको दो हिस्सों, ये कुरैशी साहब की बात दो हिस्सों में तकसीम हो गई। उन्होंने एक तो हंसना शुरू कर दिया, हंसे वो, जो कि बहुत अनप्रोफेशनल था मेरी अंडरस्टैंडिंग। दूसरा उन्होंने जो वर्ड यूज किया, डीप पॉकेट्स। तीसरा यूज किया, दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, उनका मीडिया पे कंट्रोल है। अभी अब सीएनएन पे बैठ के अगर उन्हीं को डायरेक्ट अटैक करेंगे कि आपके ऊपर उनका कंट्रोल है, तो इसका क्या मतलब? और उनको पता है कि ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर है, इस माइंडसेट से आ रहा है। आपको बिल्कुल एक और डायरेक्शन लेनी चाहिए थी। अगर उनकी जगह पे मैं होता, मैं क्या करता, मैं सीधा सीधा, आपके पीछे देखें इतनी बड़े लोग हैं यार, आपकी वॉशिंगटन में एम्बेसी है, आपका मिशन है वहां पे न्यूयॉर्क में, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहो यार मुझे यूएन रेजोल्यूशन निकाल के दो, मुझे R2P की बात करो, राइट टू प्रोटेक्ट की बात करो, आओ हम लीबिया में, सीरिया में, कीनिया में, कहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी राइट टू प्रोटेक्ट, जहां पे पॉसिबली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, जेनोसाइड, वॉर क्राइम होता रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वहां इंटरवेन किया है, तो क्या यहाँ पे R2P लग सकता है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे सोच सकती है? दूसरा ये जाए बताएं वहां पे, कहें भाई कि देखें हमने, जो हमें ग्लोबल पावर्स ने एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट किया था हमारे साथ, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजंस ऑफ एवरी कंट्री। तो आप मुझे ये बताएं, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे होती है कि नहीं होती? आप हमें बताएं, जो यूएन चार्टर है जिसके हम सारे के सारे सिग्नेटरी हैं, उसको क्या हमने इसी तरह छोड़ देना है? अगर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक मुल्क के जो है उसको होस्टेज बना लेगा और बाकी ममालिक उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वहां कॉम्प्रोमाइज होता है, तो दिस वाज वेयर, अगर इस पैरामीटर के अंदर आके वो बात करते और फिर इम्बैलेंस की बात करते कि भाई आपके पास तो एक इतनी मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, उन फलस्तीनियों के पास क्या है, तो एक इस तरह का एक माहौल बनना चाहिए था जिसमें मीडिया की बात ना करते और ये चीजें छोड़ देते। और असल में पिन पॉइंट, जो देखिए आपका एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क और ये जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, ये अलायन है जो अक़वाम मुत्तहिदा और उसका बने हुए प्रिंसिपल और चार्टर और इसके ऊपर आपने इस पे रख के उससे बात करनी थी। उस साफी के पास जवाब ही कोई नहीं था ना, और आपने उसी को डिफेंसिव कर देना था। उसी साफी को डिफेंसिव 1 मिनट में किया जा सकता था अगर आप प्रोफेशनल रहते, आप इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे होते और उन्हें कह रहे होते कि आए CNN एंड वी शुड वर्क टुगेदर इन एक्सपोजिंग द ब्रूटैलिटीज of the countries like Israel which is oppressing the unarmed Palestinians। तो CNN ने घबरा जाना सी, कल साहब वो बीबी ने जो मर्जी सी एक ही होया थे, ओ ये आप घबरा गए थे, ओ कोई कहता शाह साहब जो कोई कह रहा शाह साहब ने उन्हें इंज कर देता। इतने साडे मुल्क च लड़ाई हो गई, उन्होंने कहा शाह साहब को इंज कर दे, शाह साहब से बात नहीं हुई, दूसरे ने कहा नहीं वाह 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 शाह साहब ने ऐसे कर दिया। सो व्हेन यू आर अ फॉरेन मिनिस्टर, बी प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसाइज रहे, सीरियस रहे, अगले बंदे को लूज टॉक ना करें, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एंड अबव ऑल यू आर टेकिंग अ केस ऑफ सो कॉल्ड काइंड ऑफ अ मुस्लिम उम्मा इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल ऑडियंस। तो आपका वो एक हो जाना था, एक चीज की वैल्यू बढ़ जानी थी। बाकी सारी बात है। आखिरी पॉइंट, बाकी पाकिस्तान ने कोशिश बहुत की है, लेट्स एक्नॉलेज इट। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, वो एक और बात है। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की, मेहनत की, भागदौड़ की, टर्क्स को साथ मिलाया, गो के अरब और ईरानियन नाराज हो गए अंदर खाते, लेकिन फिर भी हमने उनको वहां यूएन में एंगेज कर लिया, मुलाकातें भी हुई अरबों से। सो इट वाज लाइक अ बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अपनी
डिप्लोमेटिक जो कार्ड्स थे वो प्ले किया, जिसका कुछ ना कुछ एक असर तो पड़ता और अपनी वो किया। बाकी फिर शॉर्ट कमिंग्स भी सारी बातें हो जाती हैं। आप हर वक्त शाह साहब के पीछे पड़ी रहती हैं और हमारी हुकूमत के पीछे पड़ी रहती हैं आरजू। दिस इज नॉट व्हाट आई लाइक। मैं लास्ट में कर्नल साहब आपसे भी यही पूछूंगी कि आपको कैसी लगी शाह साहब की स्पीच, इसलिए कि वो तो डीप पॉकेट से, मतलब उनको खुद को आदत है ना, वो पीरी फकीरी करते हैं और नोट वोट पकड़ते रहते हैं, तो शायद उस चक्कर में बोल गए। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं, हम लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर भी अलग है और सीरियसनेस की बातें भी हम अलग तरीके से करते हैं। और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को उसमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से मतलब मैं ना उनके साइड लूंगा ना उनके अगेंस्ट लूंगा। शाह महमूद कुरैशी के, उनसे सवाल पूछा गया, शाह महमूद कुरैशी ने बोल दिया कि जी उनके डीप पॉकेट्स हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल्सो, पूरी इकोनॉमी आपके कनाडा और यूएस की जूस के हाथ में, पूरा ऑयल, पूरा मीडिया, पूरी जो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये किसके हाथ में? पूरी इकोनॉमी जूस के हाथ में है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कौन करता है? वो जूस करते हैं। मजाल है जो इधर से उधर कोई बात करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, इतना क्लाउड है उनका। तो मेरे ख्याल से डीप पॉकेट तो ठीक था, बात भी सही है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक, कि भाई उसमें इतना हल्ला गुल्ला क्या हो गया। उसने बोला यार डीप पॉकेट है, कंट्रोल करता है, वो बोल दिया उसने, उसको लगा। मेरे ख्याल से खैर चीमा साहब तो बड़ी लिखी बात करते हैं, लेकिन अगर मैं फॉरेन मिनिस्टर होता तो मेरे ख्याल से मैं भी ऐसी बात करता, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में समझ ही नहीं लगी कि वो किस बात का हल्ला हो गया। उसने एक अपना पॉइंट रखा था बस। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।